तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किया हुआ है और अभी तक मध्य पाषाण काल तक की चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं नव पाषाण काल, जिसे माना जाता है कि यह मानव इतिहास का एक भूचिह्निक वाला काल है, यानी कि ऐसा काल है जिसकी निरंतरता आज भी हम लोग देखते हैं। जब हम लोग पुरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक की चीज़ों को देखते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं, तो हम पाते हैं कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो पुरा पाषाण काल से होते हुए मध्य पाषाण काल तक एकदम सामान्य स्थिति में थी। जैसे पुरा पाषाण काल का जो मानव रहा वो खाद्य संग्राहक था, मध्य पाषाण काल का मानव भी खाद्य संग्राहक था। पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो शिकारी था, शिकार करता था, जंगलों के फल और पत्ते वगैरह खा करके अपना जीवन यापन करता था। मध्य पाषाण काल का मानव भी शिकारी रहा और जंगलों के फल वगैरह खा करके अपना जीवन जीता था। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का मानव खानाबदोश जीवन जीते थे, यायावर जीवन जीते थे। अभी भी वह अस्थायी रूप से कहीं निवास नहीं करते थे। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल का मानव अभी खेती करना नहीं जानता था, कृषि उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था या उसके पास कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं थी। लेकिन जो ही हम लोग नव पाषाण काल में आते हैं, हम लोग पाते हैं कि यहाँ का मानव खाद्य संग्राहक की स्थिति से निकल करके खाद्य उत्पादक बन गया। अब ये खेती करना शुरू हो गया। यहाँ का मानव यायावर जीवन नहीं जीता था, खानाबदोश जीवन नहीं जीता था, बल्कि अब यह अस्थायी निवास करने लगा और इन अस्थायी निवासों ने गाँवों को जन्म दिया। ऐसे ही कुछ प्रमुख कारण रहे जिन वजहों से नव पाषाण काल को मानव विकास के इतिहास का एक भूचिह्न माना जाने लगा। और इसी आधार पे कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि एक्चुअल में वास्तव में यह नव पाषाण काल महज एक काल न होकर के एक नव पाषाण कालीन क्रांति है। तो आज हम लोग नव पाषाण काल का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो पहले हेडिंग आप लोग डालिए नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। 3-4 बिंदुओं पे हम लोगों को इनका डिस्कशन करना है। एक तो हमें इनका देखना है कि इनका जो तकनीकी परिवर्तन किन किन चीजों में हमें देखने को मिलती है, और ये हमें 3-4 बिंदुओं में हम लोग देखेंगे। पहले तो इनका देखेंगे इनका जो जीविका है, जिसे बोलते हैं हम लोग जीविकोपार्जन। दूसरा पशुपालन, पशुपालन का आरंभ, और जीविकोपार्जन में हम लोग देख लेंगे वही मुख्यतः कृषि पे हम लोग को फोकस करना है। तीसरा है वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान। और इनका चौथा है मृद भांडों का प्रयोग, मृद भांडों का प्रयोग। आज हम लोगों का पूरा लेक्चर इन्हीं 4 बिंदुओं पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा, इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे चल करके हम लोगों को देखना है इनकी सामाजिक स्थिति, और सामाजिक स्थिति में भी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सामाजिक विषमता। यह सामाजिक विषमता। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न ही आ जाएगा। नव पाषाण काल में आप सामाजिक विषमता या सामाजिक विभाजन को किस रूप में देखते हैं, आप उसे प्रमाणित करिए। तो आपको सामाजिक विभाजन को दर्शाना होगा कुछ चीजों से, जिससे आप प्रूव कर सके कि समाज में विभाजन था। तीसरी चीज है इनकी संस्कृति। एक प्रश्न पूरा इनकी संस्कृति से आता है। हालांकि मैंने बताया था कि पुरातात्विक साक्ष्यों से संस्कृति का बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान नहीं होता है, नहीं सामाजिक स्थिति का बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान होता है जब तक साहित्यिक साक्ष्य न हो। लेकिन कुछ साक्ष्यों के आधार पर हम कुछ हद तक पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं। तो उनकी सामाजिकता और संस्कृति पे पूरा का पूरा एक प्रश्न आ जाता है। और लास्ट 2 बिंदु और होंगे। एक बिंदु होगा इनका भौगोलिक वितरण, यहां से भी एक प्रश्न आता है, इसलिए मैंने उस हिसाब से इसको फ्रेमिंग कर दिया ताकि भौगोलिक वितरण से जुड़ा हुआ प्रश्न आए तो आप यहाँ पे हल कर लें। भौगोलिक वितरण में इनकी क्रमबद्धता को पूछता है, क्रमबद्धता को पूछता है। मैं दर्शाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे क्रमबद्धता है। और लास्ट होता है कि नव पाषाण कालीन क्रांति, नव पाषाण कालीन क्रांति। वेरी इंपॉर्टेंट थे
ये भी प्रश्न आता है कि क्या नवपाषाण काल को नवपाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, तो लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिकली एक लेक्चर में हम लोगों का ये होगा, कुल मिलाकर के 3 से 4 लेक्चर होंगे। एक लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे सामाजिक विषमता को और संस्कृति को, कोशिश होगा एक ही लेक्चर में, एक लेक्चर भौगोलिक वितरण, एक लेक्चर में। तो पहले हम लोग आते हैं तकनीकी विकास को या तकनीकी परिवर्तन को लेकर के, इनका क्या तकनीकी विकास रहा। मध्य पाषाण काल तक हम लोग देख रहे थे कि मानव धीरे धीरे तकनीकी विकास की तरफ बढ़ रहा, उसका ज्ञान जो है उसका जो ज्ञान है मानव का, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले बड़े बड़े पत्थरों के उपकरण बनाते थे शिकार करने के लिए, पूरा पाषाण काल तक। मध्य पाषाण काल में आकर के इनके उपकरण छोटे हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, बेहतर किस्म के हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे पत्थरों के साथ साथ हड्डी मतलब सींग वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नवपाषाण काल में भी हम लोग देखते हैं कि इनके उपकरणों में एक तेज धार आ जाता है, यानी बेहतरीन किस्म के उपकरण बनाए जाने लगते हैं, जिसमें पत्थर के साथ साथ ये हड्डी और लकड़ियों का भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। बेहतरीन किस्म के पत्थर उपयोग करना शुरू कर देते हैं। पहले पत्थर को पत्थर से तोड़ करके बनाते थे, अब ये पत्थर को पत्थर से घिस करके उपकरणों को एक बेहतरीन आकार स्वरूप देना शुरू कर देते हैं। तो तकनीकी परिवर्तन में बेसिकली हम लोगों को ये देखना है कि इनका जो तकनीकी विकास रहा, तकनीकी विकास को हम लोग देखें तो एक चीज नजर आता है कि ये पत्थर से घिस कर उपकरण बनाने लगे, और ये उपकरण क्या होते थे, चिकने होते थे उपकरण। इसका फायदा क्या मिलता है इन चिकने उपकरणों का, एक तो मिलता है इनके शिकार में फायदा, आसानी से शिकार करने लगे, तेज धारदार हथियार हो गए। दूसरा इनका फायदा खेती में भी मिलता है आगे चल करके, खेती में। तो बेसिकली इनके जो उपकरण रहे पहले के मुकाबले और बेहतरीन हो गए, पैना उपकरण बनाने लगे। इसका फायदा उन्हें शिकार और खेती दोनों जगह मिलने लगा। आपको पता है कि खेती का विस्तार आगे चल करके होता है, बाद में चल करके होता है। जब लोहे का पता चलता है, लोहे का साक्ष्य मिलता है, तब ये खेती में तेजी से विस्तार करते हैं। लोहे ने कृषि क्षेत्र को विस्तारित कर दिया, क्योंकि लोहे का फाल, लोहे का हथियार काटे जाने लगे जंगल वगैरह। लेकिन उसके बावजूद भी इस समय इन्होंने खेती करना शुरू किया, तो ये अपने पत्थर के उपकरणों से ही इन्होंने खेती करना शुरू किया था, जिसमें हड्डी, सींग, लकड़ी का प्रयोग ये करते थे। लकड़ियों का भी तेजी से मतलब नुकीलापन इन्होंने शुरू कर दिया था, नुकीला बनाना शुरू कर दिया था लकड़ी को भी। तो हथियारों में इनके पैनापन नजर आता है। पैनापन इन द सेंस कि नुकीले हथियार हो जाते हैं, तेज हथियार हो जाते हैं। शिकार करना है तो धारदार हथियार चाहिए, तेज, ये धारदार हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। तो तकनीकी विकास में ये चीजें देखने को मिलती है कि पत्थर से घिसकर बनाने लगे, पहले पत्थर को तोड़कर बनाते थे, अब इनके उपकरण चिकने होने लगे, धारदार होने लगे, जिसका फायदा ये मिला कि शिकार और खेती में इनको फायदा मिला। और यही वजह रहा कि हम देखते हैं आगे चल करके कि कृषि में भी इन्हें इन उपकरणों का प्रयोग किया। तो कृषि का विकास होता है यहाँ पे बेसिकली, या कृषि का आरंभ कर दीजिए, कृषि का आरंभ होता है। कृषि के आरंभ को लेकर के 2 मत दिए जाते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए कि कृषि का आरंभ कैसे होता है। एक मत दिया जाता है कि खेती आरंभ होने का प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि, और एक दूसरा मत दिया जाता है खेती के लिए कि जलवायु परिवर्तन। अब इसको समझिए थोड़ा सा। कुछ विद्वान नवपाषाण काल में खेती के प्रारंभ होने के लिए जनसंख्या वृद्धि जैसे कारकों पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि वहीं कुछ विद्वान जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब सवाल उठता है, अगर प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाएं जो कि अक्सर अब पूछे जा रहे हैं, तो आप किसे महत्वपूर्ण मानेंगे, किसे टिक मारेंगे? दोनों ऑप्शन में आ गया और आपको एक ही चूज करना हो, तो उसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। चीजों को समझिए। जनसंख्या वृद्धि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जनसंख्या वृद्धि भी एक कारक बन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम इसको पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। यह माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि जैसे कारकों ने भी खेती की ओर लोगों को अग्रसर किया, प्रेरित किया कि खेती किया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक ही नहीं होता है, महत्वपूर्ण कारक होता है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जिसने खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न कर दी।
कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन होता है प्लीस्टोसीन काल से नवपाषाण काल में होलोसीन काल में हम लोग आ जाते हैं। होलोसीन काल शुष्क काल था जो खेती के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता था, और इस शुष्क काल में खेती के लिए उपयुक्त वातावरण ने लोगों को खेती की तरफ अग्रसर कर दिया, खेती करना शुरू हो गया था। और आज ज्यादातर विद्वान इस कारक को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि इसे भी एक प्रेरक कारक के रूप में देखा जाता है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जैसे कारकों ने खेती उत्पादन में या कृषि के प्रारंभ में कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन यह एक प्रेरक कारक के तौर पर जुड़ा रहा, न कि एक प्रमुख कारक के तौर पर। प्रमुख कारक था जलवायु परिवर्तन, यानी एक ऐसे जलवायु या एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जो खेती के लिए उपयुक्त हो, और वह वातावरण उपयोग कराता है जलवायु परिवर्तन जैसे कारक। देखिए जलवायु परिवर्तन थोड़ा सा समझिए, किसने कैसे प्रभावित किया। यहां से दो प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा के बनेंगे। जलवायु परिवर्तन जैसे कारक के वजह से ही जनसंख्या वृद्धि होती है। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रमुख कारक क्या रहा, तो जलवायु परिवर्तन रहा। खेती के लिए प्रमुख कारक क्या रहा, तो जलवायु परिवर्तन रहा। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, पहले था प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग नवपाषाण काल में हम इस युग से बढ़ जाते हैं होलोसीन युग में। होलोसीन युग में बढ़ जाते हैं, और होलोसीन युग का जो वातावरण था वो शुष्क वातावरण था। और कहा जाता है कि यह जो शुष्क वातावरण रहा, ये दो चीजों के लिए बहुत ही मुफीद होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। एक होता है खेती के लिए, कृषि के लिए, और दूसरा होता है जनसंख्या वृद्धि के लिए। इज दैट क्लियर? अब हम ये कहें कि खेती के लिए जनसंख्या वृद्धि प्रमुख कारक रहा, तो ये तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि कारक कौन प्रदान करता है, जलवायु परिवर्तन। होलोसीन युग ने ऐसा वातावरण दिया कि आप खेती कर सकते हैं, और इसने ऐसा वातावरण दिया कि ये ऐसा वातावरण था जहां जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि हुई, तो जनसंख्या वृद्धि होने से ये होगा कि भाई बढ़ रहा है जनसंख्या, तो हमें खेती करके उत्पादन बढ़ाना चाहिए। तो एक प्रेरक कारक है ये खेती के लिए। प्रेरक कारक इन द सेंस, सीधा सा मतलब कि हाँ, प्रेरणा मिल रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो हमें कुछ करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। जैसे आज घर में किसी के बच्चा पैदा होता है तो सोचते हैं ना लोग कि बच्चे के भविष्य अच्छा होने के लिए हमें पढ़ाना है बेहतर, तो कुछ काम धाम करना चाहिए। तो वैसे ही प्रेरक कारक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा होने की वजह से ही हमें काम करना चाहिए या ऐसे काम नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना कि घर में अगर आपको बच्चा पैदा हो जाए तभी आपको काम करना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। आपको जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम तो करना ही होगा। बच्चा पैदा हो गया तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, हाँ करना चाहिए। तो एक्चुअल में जनसंख्या वृद्धि एक प्रेरक कारक है। वातावरण प्रदान कौन कर रहा है, जलवायु। और इसी जलवायु ने दोनों चीजों को जन्म दिया। पूछा जाए कृषि के विकास में सबसे प्रमुख कारक क्या रहा, जलवायु परिवर्तन। खेती को प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख कारक रहा जलवायु परिवर्तन। खेती को प्रारंभ करने में प्रेरक कारक कौन रहा, जनसंख्या वृद्धि। इसने प्रेरित किया कि हाँ करना चाहिए। तो आज कई सारे विद्वान यह मानते हैं कि खेती के आरंभ में सबसे जो प्रमुख कारक रहा वो जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वान मानते थे कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से, लेकिन अब ये धारणा गलत साबित हो चुकी है, फेल हो चुका है। अब माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि एक भूमिका में रहा, लेकिन प्रमुख रूप से प्रमुख कारण नहीं रहा। प्रमुख कारण तो रहा जलवायु परिवर्तन। तो जीविकोपार्जन के रूप में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे खेती का प्रारंभ होता है, और कहा जाता है कि जो खेती का विकास हुआ वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम एशिया में खेती का प्रारंभ होता है। पश्चिम एशिया में भी कहां से, ईरान और सीरिया जैसा इलाका। ये मैंने आपको अपने इंस्टा के रील्स में भी डिस्कशन किया। मैंने बताया है कि वैश्विक दृष्टि से खेती का प्रारंभ सबसे पहले होता है पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में, और सबसे पहले जिस चीज की खेती हुई उसे बोलते हैं जौ हुआ। और जौ के कुछ ही समय के बाद गेहूं होता है, उसके बाद चावल होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले किसकी खेती हुई, जौ, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चावल की। जौ होता है, फिर गेहूं होता है, तब चावल होता है। सबसे पहले चावल की खेती नहीं होती। और उसके बाद जो दूसरा केंद्र माना गया खेती के संदर्भ में वैश्विक दृष्टिकोण से, वो माना गया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का क्षेत्र। और इस क्षेत्र में भी मेहरगढ़। और तीसरा क्षेत्र माना गया अपना बेलन नदी घाटी, यूपी का इलाहाबाद वाला बेलन नदी घाटी। और चौथा वैश्विक दृष्टि से जो क्षेत्र माना गया वो माना गया थाईलैंड। ध्यान रखिएगा, थाईलैंड। तो वैश्विक दृष्टि से पूरे विश्व में कृषि के 4 केंद्र माने जाते हैं, पश्चिमी एशिया, बलूचिस्तान, बेलन नदी घाटी और थाईलैंड। कुछ चीजें और यहाँ पे समझ लीजिए जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछता है, कंफ्यूज होता है, गलत करके आते हैं आप लोग।
कहा जाता है कि दुनिया में पहली बार खेती हो गया पश्चिम एशिया में, जौ का हुआ, गेहूं का हुआ। जौ के कुछ ही समय के बाद गेहूं हो जाता है वैश्विक दृष्टि से। उसके बाद यह माना जाता था कि मेहरगढ़ में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था वो पहले माना जाता था मेहरगढ़। लेकिन अभी हाल ही में कुछ नए शोधों के आधार पर यह पाया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो मिलता है लहुरा देव में। लहुरा देव अपना कहाँ है? यूपी में है, संत कबीर नगर में। यहां से चावल का साक्ष्य मिलता है। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, और विकल्प में आपका लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों हो तो आपका आंसर हो जाएगा लहुरा देव। मेहरगढ़ को आप नहीं मारे। अगर लहुरा देव नहीं है तब आप मेहरगढ़ को मान लेंगे। और मेहरगढ़ में किस चीज को पाया गया था? जो माना जाता था गेहूं, धान के गेहूं को माना जाता था। एक जगह और है जिसका नाम है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, यहां से चावल का साक्ष्य मिला था। अब थोड़ा तीनों चीजों को समझ लीजिए मिलाकर के, जो आपका कंफ्यूजन है। दो कोल्डिहवा वही है बेलन नदी घाटी में। दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? पहले आंसर होता था मेहरगढ़, अब आंसर होता है लहुरा देव। मेहरगढ़ से मिला था गेहूं, लहुरागढ़ से मिला था चावल। मान लीजिए अभी लहुरा देव को आप थोड़ा भूल जाइए कुछ समय के लिए, सिर्फ मेहरगढ़ को मानिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? मेहरगढ़ से। ऐसे प्रश्न पूछा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला, तो हमारा आंसर होता था कोल्डिहवा। मेहरगढ़ में क्या मैंने बताया? गेहूं। यहां क्या है? चावल। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, तो लहुरा देव मैंने बताया कि यहां से चावल मिला था, तो कोल्डिहवा आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब क्या हो गया? लहुरा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, तो मैंने बताया लहुरा देव से मिला। मेहरगढ़ से पहले यहां चावल का साक्ष्य मिलता है कृषि का। लेकिन यह पूछ दे कि भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। क्लियर है? यहाँ पे गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव, कोल्डिहवा नहीं होगा। तो भारत में माना जाता है कि कृषि विकास के कुल बेसिकली 4 केंद्र हैं पूरे दुनिया में। जो मेहरगढ़ है इसे क्षेत्रीय उपलब्धि के रूप में अब इतिहासकार देखते हैं। पहले मेहरगढ़ को देखा जाता था कि पश्चिम एशिया से ही कुछ लोग व्यापार करने या जिस भी माध्यम से आते जाते रहे होंगे, तो फिर वही लोग आकर के मेहरगढ़ में खेती करना प्रारंभ कर दिए। लेकिन अब इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा नहीं था। एक्चुअल में मेहरगढ़ में जो कृषि का प्रारंभ होती है उनकी क्षेत्रीय उपलब्धि थी वो। हम उसे पश्चिम एशिया का विचरण या विस्तारण के तौर पे नहीं देख सकते, बल्कि इसे हम इनके क्षेत्रीय उपलब्धि के तौर पे देखते हैं। हालांकि लहुरा देव में मिला, लेकिन ये एक बड़ा केंद्र है। बेलन घाटी में भी एक बड़ा केंद्र कृषि का, लहुरा देव में मिल गया ये अलग चीज है, लेकिन बेलन नदी घाटी एक बड़ा केंद्र है। इस वजह से 4 केंद्र माने गए कृषि को लेकर के। क्लियर है? तो यहाँ पे कृषि का प्रारंभ हो गया। मैंने बता दिया कारण, जलवायु परिवर्तन प्रमुख से कारण है, और खेती के विकास को लेकर के हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं दूसरा। अब देखिए, खेती जब शुरू हुआ, खेती करना प्रारंभ हो गया, तो खेती में 2 चीजें निकलती है। एक तो निकलता है बीज, और बाकी होता है उसका अवशेष। समझ रहे हैं? जैसे कि धान अगर आप बोते हैं तो धान का ये पेड़ हो गया, मान लीजिए फल हो गया, तो बीज यानी कि फल, ऐसे कर लीजिए फल। तो धान का फल अलग निकाल लेंगे और बाकी के जो बचे हुए शेष हिस्सा है वो अवशेष के रूप में आ जाता है। तो आपको पता है कि ये जो अवशेष है ये किस काम में आ जाता है? चारे के काम आता है। चारा समझ रहे हैं ना? जानते हैं आप लोग चारा? चारा बोलते हैं जो गाय बैल बकरी पशुओं को दूध दिया जाता है। क्या देते हैं हम लोग? भूसा देते हैं। भूसा कहां से निकल के आता है? धानों के अवशेष से, गेहूं के अवशेष से भूसा बन करके आता है। तो एक स्वाभाविक सा मसला था कि जब खेती हो रहा है, कृषि कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जौ उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, चावल का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके अवशेष कहां जाएंगे? चारे के रूप में जाएंगे। जब हमारे पास अतिरिक्त चारा आने लगा तो यही अतिरिक्त चारा हमें पशुपालन की ओर प्रेरित करेगा कि अब हमें पशु पालना चाहिए। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आज भी आप गांव में जाइए, ऐसे लोगों को देखिए जो खूब ढेर सारी खेती करते हैं अपने हाथों से, और उसके जो अवशेष है, भूसा है, वो उनके पास जब आता है तो उसी से प्रेरित होकर के अपने घर में वो भैंस और गाय पालना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में इतना ढेर सारा भूसा हो रहा है तो क्यों हम बेचें उसको, क्यों दूसरे को दें, हम खुद ही गाय और बैल बकरी वगैरह पालेंगे,
हम उनको खिलाएंगे। ठीक यही चीज चला। जब उत्पादन हुआ, बीज आने लगा, अवशेष चारे के रूप में अतिरिक्त चारा हमको मिलने लगा। इसी अतिरिक्त चारे ने पशुपालन की ओर लोगों को प्रेरित किया कि पशु पालना चाहिए। तो इस काल में जो दूसरा परिवर्तन नजर आता है वह होता है पशुपालन का आरंभ। पशुपालन का आरंभ, और यह आरंभ किस लिए हुआ? अतिरिक्त चारे की वजह से। अतिरिक्त चारे की वजह से। अतिरिक्त चारा कहां से आया? कृषि से, खेती करने से अतिरिक्त चारा आ गया। जब खेती कर रहे हैं तो एक चारे की भी खेती होती है, चारे की खेती, जैसे बरसिन, नाम सुने होंगे आप लोग, बरसिन। ये बोया जाता है, ये उगता है, बड़ा होता है, हरा काट करके ले जा करके दे दिया जाता है खाने के लिए। जैसे धान अब बोएंगे तो धान तो काट के पेड़ देंगे नहीं, धान पूरा पक जाएगा, धान निकाल लेंगे, उसके बाद देते हैं ना। ये बोया जाता है, हरा ही काट करके दे दिया जाता है। तो अतिरिक्त चारे ने पशुपालन का आरंभ कर दिया, पशुपालना शुरू हो गया। दूसरी चीज, तीसरा जो परिवर्तन बड़ा आता है वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तुओं का आदान प्रदान, समझते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आदान प्रदान क्या रहा? आदान प्रदान क्या सीधा सा मतलब यह है कि एक क्षेत्र में, मान लीजिए दो क्षेत्र हैं, ये भी एक क्षेत्र है, क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2। मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे पास किसी चीज का उत्पादन, मान लेते हैं गेहूं होता है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में मान लेते हैं चावल होता है। यहां मान के चलिए कि एक क्षेत्र 1 में गेहूं का उत्पादन होता है, चावल यहां पर नहीं होता। यहां पे क्षेत्र 2 में चावल होता है लेकिन गेहूं नहीं होता। लेकिन नवपाषाणकालीन स्थलों में हम पाए जाते हैं कि यह क्षेत्र जहां पे चावल नहीं हो रहा है, हमें यहां चावल का भी साक्ष्य मिल जाता है, और क्षेत्र 2 जहां पे गेहूं नहीं हो रहा है वहां हमें गेहूं का भी साक्ष्य मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस कालखंड में कच्चे माल के रूप में वस्तुओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आदान प्रदान भी होने लगा था। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पे जो चीज नहीं पाई जाती थी उस क्षेत्र में वो चीज पाई गई, इसका सीधा सा मतलब कि उसे दूसरे क्षेत्र से उस क्षेत्र में लाया गया था। तो वस्तुओं का आदान प्रदान भी नवपाषाण काल में देखा जाने लगा। यानी कच्चे माल के रूप में हम दूसरे क्षेत्र से वस्तुएं मंगाने लगे, कच्चा माल मंगाने लगे, और अपनी वस्तुएं हम दूसरे क्षेत्र में भेजने लगे। तीसरी, चौथी विशेषता यहां पे आता है मृद भांडों का प्रयोग। और ये मृद भांड किससे जुड़ा हुआ है? मृद भांडों का प्रयोग बेसिकली खेती से ही जुड़ा हुआ है, कृषि से ही जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, खेती से ही जुड़ा हुआ है मृद भांड, क्योंकि जब खेती होने लगा तो आया अनाज। जब अनाज आया तो अनाज के रखने के लिए हमें चाहिए बर्तन। इस बर्तन के रूप में हमारे पास आ गए मृद भांड आ गए। बाद में चल करके यही जो बर्तन रहे, पहले हाथ से बने बर्तन, फिर उसके बाद चाक से बनने लगे बर्तन, फिर उसके बाद अन्नागार के रूप में हमें भी बर्तन नजर आया, जिसे कोठार बोला गया, अन्न कोठार बोला गया, अन्न कोठार कहा गया। अनाज रखने के लिए हमारे पास फिर बड़े बड़े कोठारों की स्थापना होने लगी। पहले हाथ से बनाते थे, फिर चाक से बनाए जाने लगे, फिर लगा के और ज्यादा अनाज उत्पादन हो रहा तो पूरा रूम ही बनने लगा अनाजों के लिए। तो ये चार चीजें हमें दिखाई देती हैं इनके तकनीकी विकास के चेंजेस के रूप में। खेती करना उन्होंने प्रारंभ किया, हथियार उनके पहने हो गए, वस्तुएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आदान प्रदान करने लगे, और मृद भांडों का प्रयोग होने लगा। तो नवपाषाण काल के तकनीकी विकास के तौर पे इन चार बिंदुओं पे हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। उम्मीद है ये चारों चीजें समझ गए होंगे आप लोग। इससे पहले ये चारों चीजें नहीं होती थी। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग उनकी सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति बात करेंगे, फिर भौगोलिक स्थिति पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।